1942 का आगाज था, लेकिन बर्मा की फजाओं में अमन का नामो निशान न था। करमदीन, जो 20 साल पहले लाहौर की गलियों से एक पुराना लकड़ी का संदूक उठाए यहां आया था, आज उसी शहर की खाक छान रहा था। वो रंगून की एक बड़ी बर्मा ऑयल रिफाइनरी में फॉरमैन के तौर पर काम करता था। उसकी जवानी इस फैक्ट्री के धुएं और लोहे की भट्टियों की नजर हो चुकी थी। रंगून इस वक्त एक अजीब इज़्तिराब में था। एक तरफ जापानियों के लड़ाका तैयारे फजाओं में चक्कर काट रहे थे, तो दूसरी तरफ बरतानवी फौज की पसपाई की खबरें गर्म थी। करमदीन का रोज का मामूल था कि वो सुबह फजर के वक्त उठता, तलावत करता और फिर फैक्ट्री की तरफ निकल जाता। लेकिन पिछले चंद महीनों से उसे महसूस हो रहा था कि उसका अपना जिस्म उसका साथ छोड़ रहा है। उसे हल्का बुखार रहता और रात को सोते हुए पसीना आता। एक दिन फैक्ट्री में काम के दौरान उसे ऐसी खांसी उठी कि वो घुटनों के बल बैठ गया। जब उसने अपना हाथ मुंह से हटाया तो वहां खून के धब्बे थे। उसका दोस्त अब्दुल्ला, जो रंगून में ही आबाद था, उसे जबरदस्ती अंग्रेज डॉक्टर ब्राइन के पास ले गया। डॉक्टर ब्राइन ने टेस्ट किए और 3 दिन बाद उसे अपने पास बुलाया। डॉक्टर के कमरे में रखी घड़ी की टक टक करमदीन के दिल की धड़कनों से तेज थी। डॉक्टर ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल इस फैक्ट्री को दिए। यहां का केमिकल और धुआं तुम्हारे फेफड़ों को जला चुका है। अब कोई भी दवा तुम्हारे अंदर के इस जख्म को नहीं भर सकती। मेरे पास झूठी उम्मीद नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 40 या 50 दिन है। बेहतर है कि तुम अपने वतन चले जाओ, वरना तुम्हारी लाश यहां किसी गुमनाम कब्रिस्तान में दफन हो जाएगी। करमदीन के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अपने तीनों बेटे याद आए। असलम, जो अब जवान हो चुका था, अकरम, जिसे दुकान खोलने का शौक था, और छोटा साजिद। उसने सोचा था कि वो यहां से ढेर सारे पैसे लेकर जाएगा और सबकी खुशियां खरीदेगा, लेकिन किस्मत उसे एक मेडिकल रिपोर्ट का बोझ देकर वापस भेज रही थी। रंगून से कलकत्ता और फिर कलकत्ता से लाहौर तक का सफर करमदीन के लिए किसी पुलिस सिरात से कम ना था। ट्रेन की छतों पर लोग बैठे थे। हर तरफ खौफ का आलम था। करमदीन अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़ों को देख रहा था। उसे अपना भाई फजलदीन याद आ रहा था, जो इसके परदेस जाने के चंद साल बाद ही वफात पा गया था। फजल की बेवा और यतीम बेटियों का ख्याल आते ही उसका दिल डूबने लगा। उसे मालूम था कि इसके बेटों ने उनके साथ क्या सलूक किया है। जब वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरा तो फजा में वही पुरानी मट्टी की खुशबू थी, लेकिन करमदीन के लिए सब कुछ बदल चुका था। तांगे पर बैठकर जब वो अपने महल्ले की तरफ रवाना हुआ तो उसे हर गली, हर नकर अपनी कहानी सुनाती महसूस हुई। महल्ले के लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे कि क्या ये वही करमदीन है जो किसी पहलवान की तरह रंगून गया था। घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसे लगा कि शायद सबसे पहले उसका बड़ा बेटा असलम बाहर आएगा और उसे गले लगा लेगा, लेकिन दरवाजा उसकी बीवी जैनब ने खोला और उसे देखकर पहला लफ्ज खुश आमदीद नहीं बल्कि इतनी जल्दी निकला। जैनब की नजरें करमदीन के चेहरे के बजाय उसके बैग पर थी। तुम तो कह रहे थे कि तुम इस बार बहुत बड़ी रकम लाओगे, जैनब ने उसे सहन में बिठाते हुए कहा। असलम की शादी के लिए लड़की वालों ने भारी जेवरात का मुतालबा किया है और अकरम तो नई दुकान का बयाना देने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। करमदीन ने थक हार कर आंखें बंद कर ली। उसने फैसला किया कि वो अपनी बीमारी का किसी को नहीं बताएगा। उसे मालूम हो गया था कि इस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक रकम भेजने वाले मुसाफिर की थी। करमदीन की वापसी के तीसरे दिन लाहौर की तारीख की सबसे खौफनाक बारिश शुरू हुई। बादल इस तरह गरज रहे थे
जैसे किसी अजीम जंग का आगाज हो गया हो। करमदीन अपने कमरे में बस्तर पर लेटा मुसलसल खांस रहा था। उसे दीवार के उस पास से किसी के रोने की आवाज आई। वो दीवार उसके मरहूम भाई फजलुद्दीन के घर की थी। करमदीन को याद आया कि उसके बेटे असलम और अकरम ने जायदाद के लालच में अपनी चची और उनकी दो बेटियों मरियम और हाजरा को उस बड़े घर के एक छोटे से कोने में धकेल दिया था, जो अब किसी खंडर से कम न था। बारिश की शिद्दत बढ़ी तो उसे छत के गिरने की आवाज आई। वो तड़प कर उठा। वहां मत जाना, ज़ैनब ने उसका रास्ता रोका। वो लोग मनहूस हैं, इनकी अपनी किस्मत खराब है, वो तुम्हारी सेहत भी खराब कर देंगी। करमदीन ने पहली बार अपनी बीवी को ऐसी नजरों से देखा कि वो सहम गई। वो मेरे भाई की बेटियां हैं ज़ैनब। अगर आज मेरा भाई जिंदा होता तो क्या वो मेरे बच्चों के साथ ऐसा करता? करमदीन जब बाहर निकला तो गलियों में घुटनों तक पानी था। जब उसने भाई के बोसीदा दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से हाजरा ने रोते हुए दरवाजा खोला, जिसका दुपट्टा भीग चुका था और वो सर्दी से टांप रही थी। अंदर का मंजर किसी कयामत से कम ना था। मरियम एक कोने में अपनी मां को संभाल रही थी, जबकि छत का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका था और पूरा कमरा तालाब बन गया था। उनके पास ना खुश्क बस्तर था और ना ही कोई सहारा। करमदीन ने उसी वक्त अपने बेटों को आवाज दी, असलम, अकरम, बाहर निकलो। उसकी आवाज में ऐसी गरज थी कि दोनों बेटे डर कर बाहर आ गए। अपने भाई की बेटियों को उठाओ और उन्हें अपने घर के सबसे अच्छे कमरे में मुंतकिल करो। आज से ये उस घर की मालिक हैं। असलम ने एहतजाज करना चाहा, लेकिन अब्बा, वहां मरियम और हाजरा का क्या काम? हमारा अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा है। करमदीन कुछ कहना चाहता था कि अचानक उसके सीने में एक तड़प उठी। उसने दीवार का सहारा लिया और जोर से खांसा। इस बार खून का एक बड़ा फवारा उसके मन से निकला और वो वही कीचड़ में गिर पड़ा। ज़ैनब की चीखें निकल गई। बेटे भागकर पास आए, लेकिन करमदीन बेहोश हो चुका था। महल्ले के डॉक्टर नसीर को बुलाया गया। डॉक्टर नसीर ने जब करमदीन की रंगून वाली रिपोर्ट देखी तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने रिपोर्ट सबके सामने रख दी और कहा, तुम लोग किस मट्टी के बने हो? तुम्हारा बाप कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। वो रंगून से सिर्फ इसलिए यहां आया था कि अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां तुम्हारे साथ गुजार सके, और तुम लोग उसे जायदाद और पैसों के ताने दे रहे हो। डॉक्टर ब्रायन ने उसे सिर्फ 1.5 महीना दिया था, और इसका आधा वक्त तुम लोगों ने उसकी रूह को अजियत देकर गुजार दिया। ये सुनते ही असलम और अकरम के पांव तले से जमीन निकल गई। उन्हें अपनी हर वो बात याद आने लगी जो उन्होंने अपने बीमार बाप से की थी। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उस रात पूरे घर में शोक का समा था। असलम और अकरम ने अपनी चची और मरियम, हाजरा के पांव पकड़कर माफी मांगी। करमदीन को जब होश आया तो उसने देखा कि उसके बेटी पास इसके कदमों में बैठे हुए हैं। अब्बा, हमें मुआफ कर दे। हम दौलत के नशे में अंधे हो गए थे। हमें नहीं मालूम था कि आप इतनी बड़ी तकलीफ छुपा रहे हैं। करमदीन ने नहीफ आवाज में कहा, अगर मुझे माफी देना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई की बेटियां दर दर की ठोकरें खाए। असलम, तुम मरियम का हाथ थामोगे, और अकरम, तुम हाजरा से निकाह करोगे। ये मेरी आखिरी वसीयत है। बेटों ने बगैर किसी हेलो हुज्जत के हामी भर ली। इसी हफ्ते सादगी से निकाह हुआ और वो दोनों यतीम लड़कियां इस घर की इज्जत बनकर आ गईं। ज़ैनब ने भी अपनी गलतियों पर तौबा की और अपनी बहुओं को सीने से लगा लिया। घर का नक्शा ही बदल गया था।
जहां पहले सिर्फ पैसों की बातें होती थीं, वहां अब तिलावत कुरान और मोहब्बत की खुशबू आने लगी थी। निकाह के बाद मरियम और हाजरा ने अपने बड़े अब्बू की खिदमत में दिन रात एक कर दिया। मरियम सुबह सवेरे तिलावत करती और हाजरा जड़ी बूटियों का वो जोशांदा तैयार करती जो पुराने वक्तों के लोग फेफड़ों की बीमारी के लिए बताते थे। वो करमदीन के पांवों को देसी घी से मिलती थीं और हर वक्त उनके आराम का ख्याल रखती थी। डॉक्टर ने 1.5 महीना कहा था, लेकिन देखते ही देखते 3 माह गुजर गए। करमदीन की हालत बिगड़ने के बजाय बेहतर होने लगी। उसकी खांसी गायब हो गई और उसके चेहरे पर रंगून की वो मुतालिया रंगत खत्म होकर सुर्खी आने लगी। एक दिन वो खुद चलकर सहन तक आया। जब डॉक्टर नसीर दोबारा मुआयने के लिए आया तो वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। तुम्हारी रिपोर्ट अब बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारे फेफड़े दोबारा जिंदा हो रहे हैं। ये कोई मेडिकल साइंस नहीं, ये इन बेटियों की मोहब्बत और तुम्हारे बेटों की तौबा का मौजज़ा है। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। करमदीन की आंखों में शुक्र के आंसू थे। उसने महसूस किया कि जब इंसान दूसरों के लिए जीने की तमन्ना करता है तो कायनात की हर ताकत उसकी मदद को आती है। लाहौर का वो पुराना घर अब अमन और सुकून का गहवारा बन चुका था, जहां यतीमों को उनका हक मिला और एक बाप को अपनी औलाद की सूरत में एक नया जन्म। इख्तिताम। करमदीन अब अक्सर शाम के वक्त अपने पोतों और पोतियों को वो पुरानी कहानियां सुनाता है कि कैसे एक वक्त में वो मौत के करीब था, लेकिन रिश्तों की मिठास और अल्लाह की रहमत ने उसे दोबारा खड़ा कर दिया। रंगून की वो धूल अब लाहौर की दहलीज की ठंडी और बाबरकत हवा में बदल चुकी थी। अगर आपको ये जज्बाती और सबक आमूज कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल 11th स्टार मिस्ट्रीज को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। तहरीर और तख्लीक समीर राजपूत, SAMER।